अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी को 2 दिनों में दूसरा शदीद झटका लगा। 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने हत्क इज्जत मामले में उन्हें कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी और आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल जिक्र है कि मोदी सरनेम पर काबिल एतराज तबसरे के मामले में राहुल गांधी को सूरत के सेशंस कोर्ट ने जुमेरात के रोज 2 साल की सजा सुनाई थी और 15,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया था। सजा मिलने के बाद से ही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की रुकनीत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद ही राहुल गांधी को ऐवान से नाअहल करार दिए जाने का अमल शुरू हो गया था और फौरी तौर पर कार्रवाई भी हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी की रुकनीत रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीगर सीनियर कायदीन उस मीटिंग में शरीक रहे और एक अहम फैसला लिया गया। कांग्रेस पार्टी पीर के रोज से संविधान बचाओ यानी आइन बचाओ तहरीक शुरू करेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि ब्लॉक, तहसील और जिले की सतह से लेकर दारुल हुकूमत तक तहरीकें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अडानी घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से राहुल गांधी को निशाना बनाया गया। जब आप जल्दबाजी करते हैं तो गलतियों के ऊपर गलतियां करते हैं, संवैधानिक और कानूनी गलतियां करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये मामला, ये वारदात कोलार कर्नाटक में हुई, 2019 में हुई। उसकी कंप्लेंट कहां दर्ज की गई? सूरत, गुजरात में, 1-2 जगह और भी की गई, बिहार में, रांची में। तो जब ऐसा होता है कि वारदात, फौजदारी वारदात कहीं हुई हो अमुक जगह और फौजदारी वारदात की कंप्लेंट किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो कानून विधायिका ने बहुत पहले एक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान बनाया था, कई वर्ष हो गए, जो बाध्य है, जो स्पष्ट है कि जब ऐसा हो तो आपको एक 202 कहते हैं, उसके अंतर्गत एक निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या तो मजिस्ट्रेट खुद करे या पुलिस द्वारा करे कि क्या उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र बनता है। जब तक वो मजिस्ट्रेट ये शुरुआत में नहीं करता है इंक्वायरी, तब तक वो कंप्लेंट से आगे नहीं बढ़ सकता। रोचक बात यह है कि ये मुद्दा स्पष्ट रूप से इस श्री राहुल गांधी केस में उठाया गया, जजमेंट में लिखा है, लेकिन निर्णित कहीं नहीं है। ये इंक्वायरी कहीं नहीं हुई गुजरात मजिस्ट्रेट द्वारा, यद्यपि ये मामला आया है कोलार कर्नाटक से। ये एक उदाहरण है कई और अहम मुद्दों का के साथ। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी आप कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है, इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मजिस्ट्रेट था, उस पर एक मिस्टर दबे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है। उसके लिए अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है। जब से राहुल गांधी जी विपक्ष में संसद में बोले थे, 50 मिनट का भाषण था, ज्यादातर उसका एक्सपंज भी कराया गया, और जिस तरीके से
16 पार्टियों ने एक होकर 5 फरवरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में, क्योंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंधित नहीं है, ये घोटाला प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने जेपीसी की मांग की। आज भी हमने मांग की, कल भी हम करेंगे, परसों भी हम करते रहेंगे। और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमत चुकानी पड़ी है। तो एक तरफ राहुल गांधी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की साजिश। ये साजिश बनाम कोशिश एक तरीके से आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंघवी जी ने तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे, समय है हमारे लिए, और कानून में कई ऐसे दरवाजे हैं हमारे लिए जो हम खटखटाएंगे। तो ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, ये मौलिक तौर से राजनीतिक मुद्दा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा रुकनीयत मनसूख किए जाने के बाद बजरिए ट्वीट अपने अज़ाइम का इजहार किया। उन्होंने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि मैं हिंदुस्तान की आवाज के लिए लड़ा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी की रुकनीयत खत्म होने के बाद उनकी बहन और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने अपने बल्कि एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हदफ तनकीद बनाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद वज़ीर आज़म के बेटे को गद्दार मलिक मीर जाफर कहा। आपके एक वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का वालिद कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज पर अमल करते हुए एक बेटा वालिद के इंतकाल के बाद पगड़ी पहनता है, अपने खानदान की रिवायत कायम रखता है। भरी पार्लियामेंट में आपने पूरे खानदान और कश्मीरी पंडित समाज की बेइज्जती करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको पार्लियामेंट ने नाअहल करार नहीं दिया। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि राहुल गांधी ने एक सच्चे मुहिब्बे वतन की तरह अडानी की लूट पर सवाल उठाया, नीरव मोदी और महल चौकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका दोस्त गौतम अडानी मुल्क की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की अजीम आवाम से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे खानदान को कुंभा परवर कहते हैं, जान लें कि इस खानदान ने हिंदुस्तान की जमहूरियत को अपने खून से सैराब किया, जिसे आप खत्म करने में मसरूफ हैं। आज ऐसे ही राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनीयत खत्म होने की खबर फैली, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोल दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पीएम मोदी की न्यू इंडिया में अपोजिशन कायदीन बीजेपी के निशाने पर हैं। मुजरिमाना पस मंजर वाले बीजेपी कायदीन को काबीना में शामिल किया जाता है और अपोजिशन कायदीन को उनकी तकरीर के लिए नाअहल करार दिया जाता है। आज हम आईनी जमहूरियत में एक नई निचली सतह देख रहे हैं। आज का दिन, अब इसी पूरे मामले को लेकर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि आज का दिन जमहूरियत की तारीख का एक स्याह दिन है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया जाना नरेंद्र मोदी के गुरूर और आमिरियत की इंतहा का सबूत है। उन्होंने कहा कि यह बात काबिल मजम्मत है कि मोदी हुकूमत न सिर्फ आईनी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आला तरीन जमहूरी प्लेटफॉर्म यानी पार्लियामेंट को भी अपनी घिनौनी हरकतों के लिए इस्तेमाल कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई पर अपना रद्द-ए-अमल पेश किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लुटेरे आज़ाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई है, चोर को चोर कहना गुनाह हो गया है। शिवसेना की राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को बरसरे इख्तिदार तबके की घबराहट करार दिया। साबिक उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरी कार्रवाई को लेकर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वहीं बीजेपी के लीडर प्रहलाद जोशी ने इस कार्रवाई को मुनासिब बताया।
अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है, वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजाद भारत को आजाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेजों की सरकार से भी बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने, चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने, उस पार्टी की बने, वो जरूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जांपल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था, जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे आपस के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इंपॉर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इसे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक। अभी थोड़ी देर पहले
समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है। समाजवादी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? मुझे तो पहले मैं उनसे क्लैरिफिकेशन मांगता हूं, किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं? जहां तक मेरे जानकारी है, उन्होंने तो एक जाति का, ओबीसी का अपमान किया है। उसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है, बार बार कोर्ट में उनको पूछा गया था कि आप माफी मांगेंगे क्या, आप माफी मांगेंगे क्या? उन्होंने सख्त इनकार की है। एक तो गलती करना, बाद में माफी नहीं मांगना। और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, ये का बीजेपी का डिसीजन है क्या? कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? कोर्ट के खिलाफ बीजेपी का कई विषयों पर बीजेपी के खिलाफ भी कोर्ट का आदेश आए नहीं आए है देश में गत 7-8 वर्ष में। किसके खिलाफ? न्यायपालिका के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ना चाहते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? क्या वो समझ के रखा है? तो लोग उनको ठीक तरह से सबक सिखाएंगे। तो किसके लिए वो एजिटेशन कर रहे हैं पहले बता दे, क्योंकि अल्टीमेटली द डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट, इट इज नॉट द डिसीजन टेकन बाय any party, any government or anything for that. But the party is saying that this is political motivated. No, what is political motive? Then are you throwing aspersions on the court? There is a system, and you should not question the judiciary. That is the basic knowledge and the basic commitment they should have. सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे हैं साथ में कि ना तो राहुल गांधी चुप बैठेंगे, ना कांग्रेस के वर्कर चुप बैठेंगे अगर मोदी सरकार अपने दोस्तों को ही पैसा बांटने में लग जाए। नहीं, वो तो देखो ऑलरेडी निर्मला सीतारमन जी ने स्पष्ट रूप से जो कहना था कह दिया है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है और कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो पार्लियामेंट न चलाने देने का जिम्मेदारी उनका है। एक तो राहुल गांधी माफी नहीं मांगा है, चेयर के पार्लियामेंट के अपमान करते हुए माफी नहीं मांगा है। दूसरी बात, और हमारे ऊपर विदाउट एनी बेसिस हम नहीं चलाने देंगे, आरोप बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका कंडेम करता हूँ। No, I am asking them why they are holding protest, against whom they are. Are they holding the protest against the judiciary? It is the decision, it is the verdict of the judiciary. And many राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीयत रद्द करने के फैसले से पहले कांग्रेस समेत 14 अपोजिशन पार्टियों ने पहले पार्लियामेंट और फिर दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। अपोजिशन पार्टियों ने विजय चौक तक मार्च निकाला। जो पोस्टर अपोजिशन एमपीज ने लिए थे उन पर लिखा था कि जमहूरियत खतरे में है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत के लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे। देखिए, आज सभी पार्टी के एमपीज और फ्लोर लीडर्स हमारी जो डिमांड जेपीसी का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि
मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे हैं और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं। बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अडानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अडानी की बात कर रहे तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो जनता का पैसा, LIC का, आपका भी पैसा लगा हुआ है, सामान्य जनता का पैसा उसमें लगा हुआ है, और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा आदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज पार्लियामेंट की कार्रवाई आज भी हंगामा खैर रही और लोकसभा और राज्यसभा को बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा ने वजीर खजाना निर्मला सीतारामन की तरफ से पेश करदा फाइनेंस बिल को अपोजिशन अरकान की जोरदार नारों के दरमियान सूती वोटों से मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल की मंजूरी के साथ ही बजट में ऐलान करदा टैक्स तजावीज़ मंजूर हो जाएंगी। बजट में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले माली साल के लिए तकरीबन 45 लाख करोड़ रुपए के अखराजात का एस्टीमेट पेश किया गया था। वहीं राज्यसभा में भी प्राइवेट मेंबर्स की करारदादों पर गौर किया गया। मदारिस को जदीद बनाने और मुसलमानों के खिलाफ मजालिम को रोकने से मुतालिक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से मुतालिक रुकने पार्लियामेंट अब्दुल वहाब की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। इसके बाद तमाम करारदादें खत्म हो गई क्योंकि मुतालिका अरकान ऐवान में मौजूद नहीं थे। Addresses the needs of the employees while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. The approach will be designed for adoption by both central and state governments. Sir, there is one more thing. It has been represented that payments for foreign tours through credit cards are not being captured under the liberalized remittance scheme, the LRS, and such payments escape tax collection at source. The Reserve Bank is being requested to look into this with a view to bring credit card payments for foreign tours within the ambit of LRS and tax collection at source thereon. So there are many more things which I would like to talk, but I certainly don't want to take your more time. Thank you for giving me this opportunity. विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य उसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हमारों के पक्ष में हुआ, हमारों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। Honorable members, it is unwholesome state of affairs that we in this temple of democracy are facing a situation where dialogue
debate, discussion and deliberation is not taking place. It was great pain for me when there was debate on the address of the Honorable President. In the Business Advisory Committee, the members of the committee persuaded me to earmark 12 hours. We could not utilize that. That was a valuable occasion for every section of the House to ventilate issues that are germane to public interest. Howsoever severe may be the differences, howsoever divisive may be the approach, howsoever conflicting points of view may be there, this House is called upon to rationalize them. This House is meant to ensure that issues of national import, howsoever critical they may be, shorn of tempers, a resolution takes place here. The country is watching us. The world that is appreciating Indian democracy as never before. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में 1780 करोड़ रुपए के 28 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मोदी ने बटन दबाकर प्रोजेक्टों की सौगात दी और मुस्तहीकीन में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ कई मरकजी वुज़रा और रियासती वुज़रा और अरकान असेंबली मौजूद थे। मोदी ने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोलिया तक मुसाफिर रोपवे का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। ये क्षमता बढ़ जाएगी, इससे भविष्य में एयरपोर्ट का विस्तार करना आसान होगा। भाई और बहनों, काशी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो काम हो रहा है उनसे भी सुविधाएं बढ़ेगी और आने जाने के साधन बेहतर हो जाएंगे। काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा किनारे के शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। मध्य प्रदेश में जलजले के झटके महसूस किए गए। इनका मरकज ग्वालियर से 28 किलोमीटर दूर साउथ वेस्ट में रहा। 10:31 पर आए जलजले की इन झटकों की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई। उधर छत्तीसगढ़ के एक इलाके में झटके ज्यादा महसूस किए गए। सूरजपुर जिले में जुमे की सुबह 10:28 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 4.1 मापी गई। भटगांव से 11 किलोमीटर दूर जलजले का मरकज था। इन दो रियासतों के अलावा मणिपुर में भी जुमे की सुबह 3.9 शिद्दत का जलजला आया। वर्ल्ड बैंक के सदर के तौर पर नामजद होने के बाद मुख्तलिफ ममालिक के दौरे के सिलसिले में हिंदुस्तान पहुंचने वाले अजय बंगा कोविड से मुतासिर पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी मुलाकातों का शेड्यूल गड़बड़ा गया। जुमे को अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि बंगा कोविड से मुतासिर होने के बाद मकामी ज़वाबित के मुताबिक आइसोलेशन में है। उनका यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर से मुलाकात का प्रोग्राम था। इन मीटिंगों में हिंदुस्तान की तरक्याती तरजीहात और आलमी बैंक और दुनिया की इक़्तिसादी तरक्की के चैलेंजों पर नुमाया तौर पर तबादला ख्याल किया जाना था, लेकिन फिलहाल इन सभी मीटिंग्स पर रोक लगाई गई है। झारखंड के धनबाद में आसमान की सैर कराने वाले एक ग्लाइडर जुमेरात को एक घर पर जा गिरा। इस हादसे में पायलट और ग्लाइडर में बैठा पैसेंजर जख्मी हो गया। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई गई। इस हादसे का 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो सामने आया। इसमें ग्लाइडर शाम करीब 5:30 बजे बरवा अड्डा हवाई पट्टी उड़ान भरते हुए दिख रहा है। हवा में जाते ही 1 मिनट 16 सेकंड के बाद एक आवाज आती है और उसके बाद ये क्रैश हो जाता है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।